नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये इंडियन रेलवे में जो है तो अप्रेंटिसशिप की जो है तो जगह निकली है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो ये आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं वेबसाइट बता दूंगा आप लोगों को, आप लोग जानते भी हैं। तो इसको जो है तो ऑनलाइन आवेदन खोलने की जो तिथि है तो वो 10/11/2023 को है, जो खुल गई है आपकी। और ये जो है तो 9/12/2023 को जो है तो अंतिम तिथि है, ठीक है ना। तो इसको आवेदन को जो है तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत जो है तो रेलवे क्षेत्राधिकार यूनिट के हिसाब से किया गया है। और इसको जो है तो 9/12 तक में ऑनलाइन जो है तो प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपके लास्ट डेट है, इसको आप बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो आप लोग हो उसको ये बोला गया है रेलवे की तरफ से कि आप इनकी जो वेबसाइट है ना www.rrcecr.gov.in पर यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, तो वो आपको मिल जाएगा। और वहाँ से फिर इस आवेदन को आप भर करके सारी चीज़ें कर लेते हैं। इन्होंने दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि योग्यता की सूची के हिसाब से जो जैसे आपकी योग्यता होगी, जैसे आपने आईटीआई किया है यूनिट के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तीसरे नंबर पर इन्होंने बोला है कि चयन की विधि के लिए कि छात्रों की जो होगी वो मैट्रिक में न्यूनतम 50% होना चाहिए। और आईटीआई परीक्षा में अभ्यर्थी को माने छात्र को प्राप्त अंकों को लेकर के दोनों को बराबर को महत्व देते हुए तैयारी की जाएगी, ठीक है। और मैट्रिक में प्राप्त अंकों की प्रतिशत की गणना करने के लिए छात्र द्वारा सभी विषयों को प्राप्त किए गए अंकों की गणना की जाएगी, ना कि किसी विषय अथवा विषय समूह के अंकों के आधार पर। ये जो आप लोगों के बहुत सारी दिक्कतें रहती है तो यहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया है। 2 छात्र के समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि समान हो तो मैट्रिक परीक्षा के पहले उत्तीर्ण हुए अब छात्र को प्रथम रूप से विचार किया जाएगा। ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरना चाहिए, है ना। भीड़ नहीं बढ़ाने का मतलब है कि शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से सूचीबद्ध छात्रों की पात्रता का मूल्यांकन मूल दस्तावेजों के सत्यापन और निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में योग्य पाए जाने पर ही किया जाएगा। चौथे नंबर पे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को विशिष्ट पंजीयन संख्या जारी की जाएगा। और ये सूचित किया जाता है कि रेलवे भर्ती में जो भर्ती की प्रक्रिया है अगले चरण में प्रयोग पत्र व्यवहार के लिए अपनी पंजीयन संख्या को सुरक्षित रखें या नोट कर ले। तो जो आपके पंजीयन होता है ना उसको आप बड़े अच्छे से रख लीजिए, फिर गायब हो जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसमें नोट बोल रहे हैं कि अंतिम क्षण में भीड़ से बचने के लिए छात्र को उनके हित की सलाह दी जाती है और अंतिम तिथि से समुचित पहले अपने आवेदन को आप अंतिम तिथि न देखिए, अभी आजकल तक में आप भर दीजिए, है ना, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट की पर संभावित भारी भीड़ के कारण जो है तो होने वाली वेबसाइट पे जो लोड आता है वो ना हो पाए। और ऐसे अभ्यर्थी जो उपयुक्त के कारण अथवा किसी अन्य कारण अंतिम दिनों में अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं करवाए हैं उनके लिए रेलवे जो है तो बोल रही कि मैं हम जिम्मेदार नहीं है, फिर आप लोग हल्ला मत किया करें। 5वें नंबर पर बोल रहे हैं कि अभ्यर्थियों के लिए केवल एक ही मंडल यूनिट का विकल्प देना है। मंडल यूनिट के सभी स्लॉटों में ट्रेड बार का विस्तृत विवरण दिया हुआ है, जैसे फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन है, फर्जर है, टीटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, बारमैन है। तो यहाँ आपको दिया गया है अनुसूचित जात जो भी है ये सब लोग करके इसमें पूरी सारी जो है तो 665 आपकी जो हैं तो वो सारी विवरण है यहाँ पे दिया गया है कुल। इसके बाद वो धनबाद मंडल के लिए बोले हैं कि ये आपका दानापुर मंडल है, ठीक है ना, यहाँ के लिए। इसके बाद धनबाद मंडल के लिए जो है तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, 156 है। इसके बाद डीडीओ मंडल के लिए है आपका, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, यहाँ शायद बड़ी अच्छी जगह, यहाँ 518 के लगभग है। इसके पर सोनपुर मंडल के लिए बोले हैं, यहाँ पे 47 है। और समस्तीपुर मंडल के लिए यहाँ देखिए फिटर, टर्नर, वेल्डर आदि के लिए जो है 81 है। फिर प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए देखिए तो 135 है। इनको बड़े अच्छे से देखिएगा। सांवरी डिब्बा मरम्मत कारखाना
हरनौत के लिए अगर देखेंगे तो 110 है। इसके बाद से यांत्रिक कारखाना समस्तीपुर के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन के लिए 110 है, माने काफ़ी है। और इन्होंने बताया है कि अनारक्षित हैं, अन का मतलब होता है अनारक्षित, आपिवक मतलब होता है अन्य पिछड़ा वर्ग, और आजा का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और आजा जक मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। ये क्लियर कर दे रहे हैं, जो यहाँ पे आप ये देख रहे होगे कि ये चीज़ें लिखी हैं किसके किसके लिए है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे संकेत दे दिए हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और नोट इन्होंने किया कि निर्धारित ट्रेडों में दिव्यांगन जो होते हैं, श्रवण विकलांग, दृष्टि विकलांग या अस्थि विकलांग, उनके लिए आरक्षण 4% होगा, है ना। दिव्यांग भाइयों के लिए 4% होगा। पूर्व जो सैनिक होते हैं उनके बच्चे, सशस्त्र बल के कर्मी बच्चों के लिए 3% की जो है तो सीमा आरक्षण किया गया। दिव्यांगजनों एवं पूर्व सैनिक है तो स्लॉट पृथक नहीं है, बल्कि यह स्लॉट कुल संख्या में सम्मिलित। और EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है तो 10% आरक्षण रखे हुए हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए अभ्यर्थियों के आरक्षित स्लॉट के विरुद्ध उस समुदाय की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में इन स्लॉटों को अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों में भरा जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के समुदाय के अभ्यर्थियों को आरक्षित स्लॉट के विरुद्ध में इस समुदाय के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में। नोट 2 में लिख रहे हैं कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने ITI ट्रेडों के सामने उपलब्ध प्रशिक्षण स्लॉट के विवरण को देख लें, ध्यान से, बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग जो ITI वाले हैं, तथा उसी के अनुसार से मंडल और यूनिट जो है तो वो चुनाव करें। यह नहीं होना चाहिए कि अभ्यर्थी किसी ऐसे मंडल यूनिट का विकल्प देता हो जहां उसके ITI ट्रेड के प्रशिक्षण स्लॉट उपलब्ध ही ना हो। ये बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो आप ऐसे होशियार हो। ऐसी स्थिति में आवेदन अर्थहीन हो सकता है। साथ ही अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी प्रकार का फेरबदल की अनुमति नहीं होती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो आप लोग इसको पढ़ते नहीं हो, इसको बहुत ध्यान दे दिया करो, तभी आप लोग फार्म भरा करो, वरना आप ये नहीं दे सकते हो। पात्रता की जो शर्त है ना, वो कह रहे हैं कि 2023 से 15 वर्ष से कम एवं 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। और इसके बाद उन्होंने बोला निम्नलिखित विनियोजित कोटियों के लिए ऊपरी उम्र सीमा में निम्नलिखित छूट है। जो आजा समुदाय के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष है, और अपी समुदाय के लिए 3 वर्ष है। दिव्यांग और PWD के लिए जो है तो 10 वर्ष है, अन्य के लिए 13 वर्ष है, और इनके लिए 15 वर्ष है। पूर्ण सैनिकों के लिए कुल छूट जो है तो इन्होंने 3 वर्ष के लिए रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़ना चाहिए और बड़े बड़े ध्यान देना चाहिए कि जो एक तरह से EWS आजकल सब लोग बनाए हैं तो उसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। उनकी पहचान EWS के रूप में की जाए। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि EWS का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो अब बहुत सारे लफड़े में बनने लगे हैं, है ना। तो उस पर जाँच होती है, और जाँच होने पर जो है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि आपकी आय और संपत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने पर अगर कुछ भी माने आरक्षण का लाभ लिया जाता है, वैसे कुछ करने पर फिर आप लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। अगर आप ऐसा फर्जी बनवाते हो तो फर्जी उर्जी चीज़ें नहीं चाहिए, है ना। जो चाहिए वो अच्छी चीज़ें आप बनवाइए। और पूर्व सैनिक के कोटे के लिए उन्होंने ये सब कुछ बताया हुआ है। और शैक्षणिक योग्यता एक बार आप देख लीजिए कि 50% अंक की मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। मैट्रिक जिससे 10वीं पास हो, 10+2 की प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए, और संगत ट्रेड में ITI होना चाहिए। तो वो आप देख लीजिए। और ये व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण माने NTC आपका होना बहुत ज़रूरी है। और शुल्क उन्होंने 100 रुपये रखा हुआ है। शुल्क का जो भुगतान है तो वो आप वेबसाइट पे जा कर के आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। और एक चीज़ बता दूं कि रेलवे जब भी कुछ करता है ना तो हिंदी का विशेष ध्यान देता है। हर चीज़ वो बड़े अच्छे से करता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। फिर लड़के कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी वाली होती है बात, फिर सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो उस सब चीज़ों के लिए वो बड़े आराम से बना करके दिए हैं। इसको जो है तो बड़े एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से आप लोग पहले पढ़ लिया करिए,
तो तभी आप लोग भरा करें, या नहीं तो नहीं भरा करें। आप जैसे कह रहे हैं कि आवेदन करते समय यहाँ पे जा करके आवेदन करना होगा, और दिशा निर्देश जो है वेबसाइट पे उपलब्ध है। अपने बायोडाटा को बहुत सावधानी से भरें, और अपने पास आधार कार्ड जरूर रखें, है ना। ये कहते हैं कि भरते समय आधार कार्ड भरें। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 12 अंकों के आधार पर नंबर भरें, और आधार नंबर नहीं रहने पर अभ्यर्थी का आधार कार्ड में दाखिला करने के पश्चात दाखिला पर्ची पर अंकित 28 अंकों को भरें। जम्मू कश्मीर, मेघालय, आसाम राज्य को छोड़ करके सभी राज्यों के केंद्र शासित राज्य के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन राज्यों के आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर अपना चुनाव जो है तो पहचान पत्र पे नंबर पे वैध पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में उसके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक का जो नंबर संबर होता है वो सही है कि नहीं है, वो पहले आप लोगों को देख लेना चाहिए, है ना। मोबाइल नंबर आप लोगों जो करते हो सब वैध होना चाहिए। ईमेल आईडी आप चेंज मत किया करिए। आप लोग अपनी कम से कम आईडी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप लोग घड़ी घड़ी चेंज कर देते हैं ना, वो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप जब भी छात्र रहें, जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए तब तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ना अपना ईमेल एड्रेस, ना अपना ये सब चीज़ें करना चाहिए। विभिन्न वितरणों में मैंने माता के नाम, समुदाय फोटो, शैक्षणिक मोबाइल नंबर आदि ये सब आपको देखना पड़ता है और करना पड़ता है, ठीक है ना। स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ को आप लोग देख लीजिए, है ना। कोई लोग टोपी और चश्मा लगा करके रंगीन फोटोग्राफ, ये सब आप देख लीजिए कि 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और उसकी जो फाइल है वो 100 dpi क्वालिटी में होना चाहिए। फाइल की जो साइज़ है ना तो 20 किलोबाइट माने केबी की होना चाहिए, और 70 केबी के बीच में होना चाहिए अपलोड करने के लिए। फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फाइल भी अपलोड नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें फ़ोटो वोटो हर 3 महीने, ज़्यादा पुरानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखे हुए हैं देखिए, सब में रहता है कि आप 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना लगाएं आप, ठीक है ना। स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर कुछ सॉफ्ट कॉपी आप अपने पास एक पेन ड्राइव बना लीजिए। वो पेन ड्राइव में सारी चीज़ें, अपनी मार्कशीट, अपने फ़ोटो, अपनी जो है तो प्रमाण पत्र, अपना आधार कार्ड, जो भी चीज़ें हैं, ड्राइवर लाइसेंस, वो सब आप पेन ड्राइव में एक परमानेंट रख लीजिए। जब भी भरना है उसको आप आराम से भरिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे आपका वो प्रोविज़नल जो है तो स्वीकार भी है, माने जो सारी चीज़ें आपके लिए आती हैं, और NCVT वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए, NTC चाहिए, और SCVT वाला भी आपको दे सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंतिम तिथि को देखिएगा कि 9/12/2023 है, उसके पहले सारी चीज़ों को आप रख लीजिए। इसके बाद ही ये फार्म को भरिए। जैसे ये कह रहे कोई छात्रावास उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के परीक्षण के दौरान अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षणों को पूरा करने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण के कगार जो होगा वो नामित ट्रेडों में शिक्षार्थ प्रशिक्षण के प्रारंभ होने वाली, ये ठीक है। सारी चीज़ें तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो ये देख लीजिए, इनका हेल्प डेस्क नंबर है। अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो आप शनिवार को और रविवार को अवकाश के दिन छोड़ करके इन नंबर पे जो है तो फ़ोन लगा करके 11 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आप भरिए, जितने लड़के हैं वो सारी चीज़ें इसको अच्छे से पढ़ करके भरिए। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। वैसे आप लोग बहुत होशियार हो, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर भी आपको सब कुछ ये दिखाते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि सर आप भी ये चीज़ें बताया जाए करिए, थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए, कभी भी कुछ चीज़ें होती है ना जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये देख लीजिए, कोई विवाद की स्थिति होती है तो रोजगार सूचना अंग्रेजी के रूपांतर को वैध माना जाएगा, ठीक है ना, जो अंग्रेजी में होगी चीज़ें। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का अधिकार क्षेत्र माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पटना का होगा, चूँकि ये पटना का है तो पटना का होगा। और अभ्यर्थी को जो है तो RCC पटना के आधिकारिक वेबसाइट पे सूचना पट में हमेशा नवनीत जानकारी है तो देखते रहना चाहिए। तो ये है। और अध्यक्ष रेलवे भर्ती पूर्व रेल का है, तो ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और फार्म को भर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई कि जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे में, ये सब करिए। आप पैसा मत देखिए, ये सब आपके लिए बहुत बेनिफिट आगे चल करके होने वाला है। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा और आप लोगों से मिलूँगा। तब तक आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ठीक है ना। तो ये पटना के लिए है और
अपना भी ध्यान रखिए। चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, जय मैं हिंद, शैलेंद्र गुप्ता, जय भारत। डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीवीटी, एससीवीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।